बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PS5 फॉर द रेट हेल्थ साइकोलॉजी का शो लेसन नंबर 13 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 13 का नाम है द फिनोमेनन ऑफ स्ट्रेस। प्रोलोगियो इन द स्टडी आपको सोनिया लड़की जो है उसकी कहानी बताई गई है प्रोलोगियो के अंदर। तो सोनिया एक कॉलेज स्टूडेंट है जो काउंसलर से मिलती है क्योंकि ना वो फिजिकली थक चुकी है, उसको नींद नहीं आती और वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। काउंसलर ने पूछा कि उसकी ज़िंदगी में पिछले महीनों से क्या चल रहा है। तो सोनिया ने अपनी प्रॉब्लम से कुछ इस तरह से बताई है। नंबर वन पे ये है कि वो कॉलेज के पहले साल ही अपनी फैमिली और घर से दूर है और वो अपने फियांसी को मिस करती है। नंबर टू पे एक क्राइसिस ने ना घर के करीब जो है वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वो 2 साल से जो है वो साथ हैं क्राइस के साथ, मतलब कि सोनिया है। तो क्राइस से कहता है कि वो सोनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सोनिया को यकीन नहीं आता। और सोनिया जो है वो जेलस फील करती है और सोचती है कि क्राइस कितना हैंडसम है और वो खुद मोटापेपन का शिकार है। और इसके अलावा जो है वो सोनिया के पास सबूत नहीं है किसी किस्म का इस हवाले से कि वो किसी और के साथ या किसी और को पसंद करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हर हफ्ते उनकी लड़ाई भी होती है और सोनिया इस वजह से लड़ती है क्योंकि जो क्राइस वो हैंडसम है, उसका वज़न जो है वो इसके लिए परेशानी की जड़ है और वो अपने मोटापेपन को भी ख़त्म नहीं कर पा रही। हालांकि उसका जो वज़न है वो उसकी हेल्थ के लिहाज से ठीक है। इसके अलावा सोनिया को ना और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी कैरियर की चॉइसेस को लेकर, और वो फ़िक्रमंद है। और इसके अलावा जो उसके दूसरे स्टूडेंट्स हैं अक्सर उनके साथ भी उसकी जो है वो लड़ाई होती है, मतलब कि क्लासमेट्स के साथ अक्सर लड़ाई होती है। और वो सोशल वर्क, कैंपस एक्टिविटीज़ और पार्ट टाइम जॉब में ना ओवर कमिटेड रहती है सोनिया। इसके अलावा सोनिया की जो कार है वो बार-बार ख़राब हो जाती है और उसके पास पैसे भी नहीं बचते ठीक करवाने के लिए, और बीमारी उसकी ना मुसीबत को और बढ़ा देती हैं सोनिया की। तो सोनिया के केस है कोई ख़ास केस नहीं है। अक्सर लोग ना स्ट्रेस का सामना करते हैं। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी के ना मुख्तलिफ सिचुएशन और सेटिंग्स में होता है, जैसे कि फैमिली, स्कूल और जॉब पर। तो स्ट्रेस कभी थोड़ा देर के लिए होता है, कभी लंबे अरसे तक होता है, कभी इंटेंस हो कड़ा होता है स्ट्रेस, और कभी माइल्ड होता है स्ट्रेस। किसी के लिए ना एक इवेंट स्ट्रेसफुल होता है जैसे कि एग्जाम देना, लेकिन दूसरे के लिए वही इवेंट एक चैलेंजिंग या एक्साइटिंग वाला होता है। तो ये आने वाले जो लेक्चर्स हैं हम उसमें मज़ीद स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, ये कहाँ से आता है और इसका हमारे जिस्म और बिहेवियर्स पर कैसा असर होता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि एक इवेंट एक शख्स के लिए जो है वो स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन वो इवेंट दूसरे शख्स के लिए चैलेंजिंग या एक्साइटिंग या इंजॉयबल वाला होता है। तो ये सारा जो था वो प्रोलोगियो के अंदर आपको बताया गया था। अब मैं आता हूँ एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि जब लोग कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो उनका मतलब क्या है। ज़्यादातर इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आसपास के हालात से ना डील नहीं कर पा रहे होते और वो टेंशन और बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। आप ये भी समझ पाते हैं क्योंकि ना आपने भी ऐसे ही तजुर्बात किए होते हैं जो आपने स्ट्रेस की वजह से जो है वो महसूस किया हो, क्योंकि स्ट्रेस ज़िंदगी में ना आम है। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रेस को डिफाइन करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस को कैसे समझा है और आज इसका ना क्या डेफिनेशन है। नंबर वन पे है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को ना दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन पे है फिजिकल, नंबर टू पे है साइकोलॉजिकल। फिजिकल जो होता है जो डायरेक्ट बॉडी को चैलेंज करता है, और साइकोलॉजिकल में ये होता है कि लोग अपनी ना जिंदगी के सर्कमस्टांसेस को ना कैसे डील करते हैं, ये कैसे देखते हैं, इससे रिलेटेड होता है। ये दोनों फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, तीन तरीकों से समझे जा सकते हैं। नंबर वन पे ये है कि स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस। और स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस ऐसी अप्रोच है या इस अप्रोच के ज़रिए ना हम इन्वायरमेंट पर ना फोकस करते हैं और स्ट्रेस को एक स्टिमुलस यानी कि हवालात कैद खाने के तौर पर देखते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है। ऐसे इवेंट्स या हालात जो फिजिकली या साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग होते हैं ना, उन्हें ना हम स्ट्रेसर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रेसर कहते हैं। जो चैलेंजिंग वाले या साइकोलॉजिकली तौर पर चैलेंजिंग या फिजिकली तौर पर चैलेंजिंग वाले हों वो हालात, तो हम इसे स्ट्रेसर कहते हैं। रिसर्च ना अलग अलग स्ट्रेसर को ना असर देखते हैं, जैसे कि तूफान या ज़मीन का हिलना, तो ये भी स्ट्रेसफुल है, तो ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट में काउंट होता है। और इसके अलावा किसी अपने का गुजरना या नौकरी का ख़त्म होना, ये मेजर लाइफ इवेंट्स है। इसके अलावा जब दिल के दर्द में जीना या मेदे किडनी के दर्द में जीना, तो ये क्रोनिक सर्कमस्टांसेस में आता है। तो ये स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस के तौर पर काम करते हैं ये सारे इवेंट्स, रिसर्चर्स ने जो अलग अलग जो देखे हैं स्ट्रेसर्स। उसके बाद है स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो एज अ रिस्पॉन्स है। किस किस्म का रिस्पॉन्स है? इस अप्रोच में ना स्ट्रेस पर ना लोगों की रिएक्शंस पर ना फोकस किया जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस होता है जब मुझे स्पीच देनी होती है या किसी के सामने बोलना होता है। तो ये रिस्पॉन्स दो तरीकों से होता है। नंबर वन पे है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और नंबर टू पे है
नंबर टू पे है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में ये होता है कि बिहेवियर, सोचने का तरीका और इमोशन, जैसे कि आप नर्वस हो जाते हैं या नर्वस महसूस करते हो, तो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो जिस्म के रिएक्शंस, जैसे कि दिल का जोर जोर से धड़कना, मुंह में सूखापन आ जाना, या पेट में दर्द महसूस करना, या नज़ैया हो जाना, या पेट पसीने आ जाना, तो ये सारे जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है वो एज अ प्रोसेस के तौर पर काम करता है। स्ट्रेस एज अ प्रोसेस के तौर पर काम करता है, क्योंकि ना इस अप्रोच में ना स्ट्रेस और स्ट्रेन के अलावा एक और चीज़ भी ऐड होती है। इंसान और इन्वायरमेंट के दरमियान का रिश्ता, इस प्रोसेस को ना ट्रांसैक्शंस कहते हैं, जिसमें इंसान और इन्वायरमेंट एक दूसरे पर ना असर डाल रहे होते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक स्ट्रेस से सिर्फ स्टिमुलस या रिस्पॉन्स नहीं होता है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें इंसान एक्टिव रोल अदा करता है। इंसान अपनी सोच, बिहेवियर्स और इमोशंस के जरिए ना स्ट्रेस का असर को ना कंट्रोल कर सकता है। लोग अलग अलग तरीकों से ना एक स्ट्रेसर को ना महसूस करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक अगर जाम हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, या नौकरी का अगर कोई किसी शख्स ने अपनी नौकरी गंवा दी है, तो वो दोनों इंसानों का ना डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस होगा। इसी तरह एक ही इवेंट डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस भी बना सकता है। जैसे कि एक शख्स ट्रैफिक में फंस गया तो वो बार बार हार्न बजा रहा है, जबकि वो दूसरा शख्स वो म्यूजिक रेडियो वगैरह लगा के ना जो है वो गाने वगैरह सुन रहा है। तो ये जो होगा, मतलब कि डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट क्रिएट सिचुएशंस अबाउट स्ट्रेस। ओके, अब हम ना स्ट्रेस को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऐसे हालात है जिसमें इंसान और इन्वायरमेंट के दरमियान ना ट्रांसैक्शंस से ये महसूस होता है कि जो फिजिकल और या साइकोलॉजिकल डिमांड्स है वो इंसान को ना बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल सिस्टम के रिसोर्सेज ज़्यादा जो है वो काउंट करें। और 1986 में ना लोजरस ने ये कहा था। इसके अलावा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इंसान के ना बायो साइको सोशल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करवाता है, जो कि लिमिटेड होते हैं। जैसे कि सोनिया के केस में ना सोनिया के केस में बात कर रहा था मैं। सोनिया के जो केस था, जो सोनिया के केस में ये हुआ था कि जिसमें ना उसकी प्रॉब्लम्स ने ना उसके रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए थे और वो बीमार हो गई थी, और उसने ना काउंसलिंग की भी मदद ली थी। स्ट्रेस के ना असर ना बायोलॉजिकल सिम्टम्स पर भी हो सकता है, जैसे कि जब आप कुछ बहुत भारी चीज़ उठाते हैं तो ये बायोलॉजिकल सिम्टम्स में आता है। उसके अलावा अक्सर स्ट्रेन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सिस्टम को ना इम्पेक्ट करती है, जैसे कि सोनिया के केस में हुआ था। इसके बाद है डिमांड फेज। तो ये जो डिमांड ऑफ अ सिचुएशन जो फेज होता है, इसका मतलब होता है कि स्ट्रेस से कितना रिसोर्सेज मांगता है। जैसे कि सोनिया को लगा था कि वो अब अपना वजन जो है वो कम नहीं कर सकती, और क्राइसिस को अपने साथ रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर भी जो है वो होनी चाहिए। तो सोनिया की ये सोचें थी। तो डिमांड्स ऑफ अ सिचुएशन जो होती है ना, वो भी स्ट्रेस क्रिएट कर रही होती है। उसके बाद है जब डिमांड और रिसोर्सेज का मिसमैच हो रहा हो आपस में, तो जब डिमांड और रिसोर्सेज के दरमियान एक मिसमैच होता है ना, तो डिस्क्रिपेंसी होती है, और डिस्क्रिपेंसी से शामिल हो जाती है। जैसे कि सोनिया को लगा था कि उसके पास वजन कम करने की विल पावर नहीं है। ये डिस्क्रिपेंसी रियल भी हो सकती है, या बस हमारे जिन का ना धोखा भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हो और आपने पूरी तैयारी की हो, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करेगा और ये डिमांड और रिसोर्सेज के दरमियान मिसमैच पैदा हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांजैक्शंस और इन्वायरमेंट की बात करें, तो इस नंबर 4 पॉइंट में बताया गया कि ट्रांजैक्शंस और इन्वायरमेंट के ट्रांजैक्शंस विद इन्वायरमेंट के दौरान हम डिमांड्स, रिसोर्सेज और डिस्क्रिपेंसी को ना असर देखते हैं। ये ट्रांजैक्शन से पहले से होती रहती है, जैसे कि आपके पुराने तजुर्बा, ट्रेनिंग और करंट सिचुएशंस के एक्सपेक्ट्स वगैरह। उसके बाद है इवेंट्स का स्ट्रेसफुल को समझना, अप्राइजिंग इवेंट्स एज स्ट्रेसफुल। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि जब हम स्ट्रेस के जिक्र करते हैं तो ये अक्सर एक असेसमेंट प्रोसेस से जुड़ा होता है, जिसे ना रिचर्ड लेजरस और उनके कोलीग्स ने ना कॉग्निटिव अप्रेजल कहा है। कॉग्निटिव अप्रेजल एक ऐसी मेंटल प्रोसेस है जिसे ना लोग दो चीज़ों को ना स्ट्रेस कहते हैं। नंबर वन पे कि क्या कोई डिमांड्स उनकी फिजिकल या साइकोलॉजिकल वेल बींग को खतरे में डालती है, और नंबर टू पे है कि इस डिमांड का पूरा करने के लिए ना उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। ये दोनों चीज़ें ना दो तरह से ना अप्राइजल को ना अलग अलग करती हैं। नंबर वन पे प्राइमरी और नंबर टू पे सेकेंडरी। प्राइमरी अप्राइजल की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह से बताया कि जब हम किसी पोटेंशियल स्ट्रेसफुल इवेंट का ना सामने करते हैं, जैसे कि दर्द या नज़रिया का असरात, हम पहले या ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन का ना हमारी वेलबींग पर क्या असर है। इस प्रोसेस को ना प्राइमरी अप्राइजल कहते हैं। इस अप्राइजल से हम ये भी सवाल करते हैं इसका मेरे लिए क्या मतलब है, और क्या
मैं ठीक रहूँगा या मुझे मसला होगा। आपका प्राइमरी अप्राइज़ल दर्द या नौसिया के बारे में ना 3 तरह से ना हो सकता है। नंबर 1 पे है कि ये इर्रेलेवेंट है, जैसे कि अगर आप अपने पहले ऐसे ही सिम्पटम्स को महसूस किया है जो सिर्फ़ कुछ वक़्त के लिए था और बाद में वो बीमारी नहीं थी, तो ये इर्रेलेवेंट जो है वो प्राइमरी अप्राइज़ल में काउंट होगा। उसके बाद है ये अच्छा है, मतलब कि बिगिन पॉजिटिव है, तो ये आपका ना अप्राइज़ल हो सकता है कि अगर आप किसी काम से ना बचने या कॉलेज एग्ज़ाम के जो पोस्टपोन करने के लिए ना बेचैन रहते हैं, तो ये भी एक बिंग पॉजिटिव जो है वो प्राइमरी अप्राइज़ल है। स्ट्रेसफुल है, मतलब कि अगर आप मतलब कि आप जज कर सकते हैं कि अगर आपको ना डर है कि सिम्पटम्स की जो सिवियरिटी है या सीरियस जो है वो बीमारी जैसे कि बोtulisms, लाइफ थ्रेटनिंग फूड पॉइजन्स की तरफ इशारा कर सकती है, तो ये जो है ना वो फिर आपके ना प्राइमरी अप्राइज़ल का ना एक किस्म का जो है वो बारे में काउंट करती है। उसके बाद जब हम किसी इवेंट्स को स्ट्रेसफुल समझते हैं तो हमें ना 3 इम्प्लीकेशंस को ना और स्ट्रेस असेस करना होता है। नंबर 1 पे है हार्मफुल लॉस और नंबर 2 पे है थ्रेट और नंबर 3 पे है चैलेंजिंग। तो ये जो 3 किस्म की जो इम्प्लीकेशंस हैं इनको असेस करना लाज़मी होता है, क्योंकि इसी से जो है वो स्ट्रेसफुल हम समझ सकते हैं इवेंट्स को जो है वो स्ट्रेसफुल हम समझ सकते हैं कि है स्ट्रेसफुल है या नहीं है। उसके बाद हार्मफुल लॉस में ये होता है कि इसका मतलब ये है कि कितना नुकसान पहले हो चुका है, जैसे कि अगर कोई सीरियस इंजरी के बाद दर्द महसूस करता है तो ये हार्मफुल सिचुएशंस के बारे में सोचकर जो है वो इंसान स्ट्रेस महसूस करता है। उसके बाद है थ्रेट में का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में ना होने वाले जो नुकसान की उम्मीद है, जैसे कि जब हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट्स अपने मेडिकल बिल से मुश्किल रिहेबिलिटेशन और इनकम का जो नुकसान देखता है, तो ये मतलब कि बिलों का नुकसान जो वो थ्रेट है कि मुझे इतना बिल आ सकता है, ये सारा कुछ जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स क्रिएट करता है। ये आगे है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग में ये होता है कि चैलेंजिंग से ये पता चलता है कि किसी डिमांड्स को ना पूरा करने के लिए ना ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं या ग्रोथ या मिस्ट्री का जो है वो मौका मिलता है। जैसे कि एक वर्कर एक हाई लेवल जॉब का ना ऑफर को स्ट्रेसफुल समझ सकता है, लेकिन ये भी एक मौका देखकर ना वो अपनी स्किल्स को ना बढ़ाने की कोशिश भी करता है। उसके बाद कभी कभी ना हम स्ट्रेस में ना महसूस करते हैं कि जब हम स्ट्रेस हमारे साथ सीधा नहीं होता, इसे ना विकारियस कहते हैं। तो विकारियस ट्रांसैक्शन से कहते हैं। अगर हम दूसरों को स्ट्रेसफुल हालातों में ना देखते हैं, तो जैसे कि दर्द या लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से गुजरा हुआ एक लोग है या एक शख्स है, हम उसकी फीलिंग्स से ना एम्पैथाइज करते हैं और खुद को ना वल्नरेबल महसूस करते हैं या स्ट्रेस महसूस करते हैं उसको देखते ही देखते ही। तो सेकेंडरी अप्राइजल की बात करें तो सेकेंडरी अप्राइजल में ये होता है, अच्छा ये जो है ना सारी डिटेल जो थर्ड ग्रुप ट्रॉमा वगैरह और साइंटिफिक वगैरह ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप सेकेंडरी अप्राइजल में आता हूँ। जो हाईलाइट पॉइंट इंपॉर्टेंट वो मैंने हाईलाइट कर लिए हुए हैं। तो सेकेंडरी अप्राइजल में कुछ इस तरह से बताया गया कि सेकेंडरी अप्राइजल का मतलब है कि हमारी रिसोर्सेज को ना कॉपी करने के लिए ना ऑन गोइंग असेसमेंट, जब हम किसी इवेंट्स को ना स्ट्रेसफुल समझते हैं तो सेकेंडरी अप्राइजल अक्सर ना प्राइमरी अप्राइजल के बाद होता है, लेकिन ये हमेशा वक्त में पीछे नहीं होता। सेकेंडरी अप्राइजल का एग्जाम्पल ये है हो सकता है नंबर 1 पे मैं नहीं कर सकता, मुझे ना पता है मैं फेल होऊंगा, मैं कोशिश करूंगा लेकिन मेरे ना चांसेस कम है। और नंबर 3 पे बताया कि मैं ना जिन्हीं से ना मदद मांगूंगा तो मैं कर सकता हूँ। और नंबर 4 पे है कि अगर ये मेथड फेल हुआ तो मैं कुछ और जो है ट्राई कर सकता हूँ। नंबर 5 में है कि अगर मैं मेहनत करूँगा ना तो मैं जो है वो कर सकता हूँ। इसके अलावा नंबर 6 में कोई मसला नहीं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, जो ये कंडीशंस होती हैं ना, ये कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस हमें ना महसूस करवाती हैं कि वो अक्सर ना हमारी प्राइसेस को ना आउटकम्स पर ना डिपेंड करती है। जब हम डिमांड्स और रिसोर्सेज के बीच में ना फिट को ना समझ रहे होते हैं कि जो ये चीज़ फिट हो सकती है, तो हम ना शायद थोड़ा या बिल्कुल भी ना स्ट्रेस महसूस नहीं करें। लेकिन जब हमारी अप्राइजल डिस्क्रिपेंसी होती है ना शामिल, तो ख़ास तौर पे ना अगर डिमांड से रिसोर्सेज से मिसमैच हो जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रेस महसूस करते हैं। क्या स्ट्रेस बिना कॉग्निटिव अप्रेजल्स के हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये हो सकता है, खास तौर पर ना इमरजेंसी सिचुएशंस में। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी में हैं, रेड लाइट पर ना आप रुके हैं, एक दम से ना एक ब्रेक लगाती हुई गाड़ी ठक करके बजती है आपके साथ,
तो आपकी गाड़ी के साथ, तो जिससे क्या होता है कि आपका जिस्म में एकदम से इंटेंस हो जाता है और आप कहते हैं ओह माय गॉड, और एक गाड़ी आपके गाड़ी से टकराती है और जिसकी वजह से आप ये कहते हो, तो यही जाहिर सी बात है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्ट्रेस रिएक्शन से शुरू हो चुका हुआ है, जैसे कि आपके ना जिस्म टेंस होना होना इस बात की तरफ इजहार करता है कि ये इसके बाद जो फीलिंग्स है वो जो अप्राइजल है वही आपको ना रिलैक्स करेगा। आमतौर पर ना सीरियस इमरजेंसी में ना स्ट्रेस रिएक्शंस में ना एक शॉक का स्टेट शामिल होता है, जिसमें ना इंसान स्टर्नेड डेजर्ट या डिसओरिएंटेटेड महसूस करता है। ये स्टेट कुछ मिनट्स या हॉर्स या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जब शॉक के दौरान कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयर्ड होती है तो ये नहीं हो सकता कि अप्राइजल प्रोसेस स्ट्रेस है कि इस स्टेट में ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में ना कॉग्निटिव अप्राइजल अक्सर ना स्ट्रेस रिएक्शन से पहले होती है। लेक्चर कैसे लगे कमेंट्स में लाजमी बताएं। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।